मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज हम दूसरी इकाई पाठ 9वां जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय सुनेंगे। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जिनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। ये देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी नई कविता संग्रह, निबंध यात्रा संस्मरण, आत्मकथा और साक्षात्कार संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। हम साक्षात्कार किसे कहते हैं यह भी जान लेंगे। साक्षात्कार साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्षात्कारकर्ता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर के भांति झलकने लगती है। साक्षात्कार यानी मुलाकात, किसी ने किसी से ली हुई मुलाकात। यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने, ये भी एक लेखक कवि थे, लेकिन इन्होंने उनसे भी महान लेखक को प्रश्न पूछे हैं और महान लेखक ने बहुत खूबी से उसके जवाब भी दिए हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, साक्षात्कार को दर्शाया है। प्रस्तुत पाठ में साक्षात्कार के रूप में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से बातचीत की है। इसमें उन्होंने लेखक ने यानी जो प्रसिद्ध लेखक है उनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने उनका बेबाक उत्तर भी दिया है। साथ ही साथ इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का असर पड़ा, इसका जानने का प्रयास भी किया गया है। लेखक के आरंभ काल प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी पर प्रश्न जो इस पाठ के लेखक ने पूछे हैं। पहला प्रश्न था उनका, जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? इस प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने ये प्रश्न अमृतलाल नागर जी, जो महान लेखक थे, उनसे पूछा। तो नागर जी इसका जवाब देते हैं, लिखने से पहले तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर उनका पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिका मंगाते थे उनके दादाजी। एक पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती और दूसरी पत्रिका का नाम था गृहलक्ष्मी। उस समय उनके सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास भी उन्होंने पढ़े थे। शरद चंद्र के बाद प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के साथ उन्होंने पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले थे। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय उन्होंने पढ़ा था। इस प्रकार का जवाब लेखक को
अमृतलाल नागर जी ने दे दिया। दूसरा उनका सवाल था अपने लेखक का, जो पाठ के लेखक है, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तब नागर जी ने उसका जवाब दिया, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। पढ़कर जो आनंद मिलता था वही आनंद था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से पहली कविता फूटी, कब लौ कहीं लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिएगा। इस प्रकार से उन्होंने इसके प्रश्न का जवाब भी दे दिया। उसके बाद तिवारी जी खुद प्रश्न पूछते हैं, इस घटना के बाद अपनी राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? ये जो घटना हो गई उसके बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? ऐसा तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से प्रश्न पूछा, जो मुलाकात थी। नहीं, तब नागर जी ने उसका जवाब दे दिया, नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद उनकी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन उनकी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्ना द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे, जिनकी लेखन शैली ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार उन्होंने दूसरे प्रश्न का भी जवाब बड़े खूबी से राजनीतिक सामाजिक पर आधारित उन्होंने उत्तर भी दे दिया। तिवारी ने जो तीसरा प्रश्न पूछा था, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी ने उनका जवाब दे दिया, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से उनको रोक दिया था। वह रोकना ही उनके लिए लेखन के लिए अच्छा हुआ। तब तिवारी जी ने बीच में ही टोक कर फिर से एक प्रश्न पूछा, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वे कैसे प्रभावित हैं? तब नागर जी ने उसका जवाब दिया, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। उनकी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। उनके पारिवारिक संस्कार भी वैसे ही थे। उनके पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इनसे उन्होंने मुझे प्रभावित भी किया था। तब तिवारी जी ने दूसरा चौथा प्रश्न उनसे पूछा। उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी ने उन्हें बताया, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका भी। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तब तिवारी जी ने फिर से एक प्रश्न पूछा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तब नागर जी ने बताया, आरंभिक असर है, थोड़ा जरूर। उनके पिताजी एक अच्छी बात कहते थे कि उन्होंने सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय उनका छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। वे उनकी माताजी के पास रोज जाते थे। पंडित जी जब जेल से छूटे तो उन्होंने उनकी भेंट वहीं उनके साथ हो गई, जो प्राय हमेशा होती रहती थी। उनमें खूब बातें होती थी हर तरह की। तब तिवारी जी ने पांचवा प्रश्न पूछा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने उसका जवाब दे दिया, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तब तिवारी जी ने और एक प्रश्न उनसे पूछा, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तब नागर जी ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही है। नागर जी, आप समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे हैं? तब नागर जी ने उन्हें बताया, जगन्नाथ
जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं उन्हें। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजूबाहुन थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। 1931 से 37 तक वे प्रतिवर्ष कोलकाता और शरद चंद्र से मिलते रहे। उनके गांव भी वे गए। शरद चंद्र जी ने जो नाटक लिखा था गांधी जी, उन नाटक से सत्य पर चलते रहे हमेशा। इस प्रकार के वे उनके गुरु थे और गांधी जी के ये अनुयायी होने के नाते ही उन्होंने उनके रास्ते पर ही चलने का आरंभ किया। तो इस प्रकार उनमें बातचीत होती रही। तब नागर जी ने कहा, तुलसीदास को तो उन्हें घुट्टी में पिलाया गया। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस उन्हें पढ़ाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। नागर जी अपने खंजर नयन में सूरदास के चमत्कारों को बहुत विस्तार से वर्णन किया। क्या इन पर आपका कोई विश्वास है? तब उन्होंने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चलता था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी ने कहा, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तब नागर जी ने उन्हें बताया, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं उनके उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय जो पढ़ने वाले लोग रहते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं का इससे पता भी चलता है। तब तिवारी जी ने नागर जी से पूछा कि आपने भ्रमण तो काफी किया, भ्रमण करना यानी घूमना फिरना। तो उन्होंने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ उन्हें हुआ कि उन्होंने कैरेक्टर चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का उन्हें अच्छा सा मौका मिला। तब तिवारी जी कहते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तब नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछा तो एक आदमी उसे बहुत प्यार करते थे, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो पढ़ना चाहूंगा, उसे भी मैं पढ़ लूंगा, ऐसा नागर जी ने विश्वनाथ को बता दिया। बदलते हुए समाज, भारतीय समाज के सुंदर चित्र, उसकी कहानियां, टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी उन्हें बहुत प्रिय थी। तिवारी जी ने उन्हें कहा, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया होगा। तब नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी किया, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं था। उन्होंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाजों इकट्ठा किए, इसके लिए घूमना बहुत बड़ा पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया। गदर के फूल के लिए उन्हें बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तब तिवारी जी कहते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। तब नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत करना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में उन्हें जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन भी उन्हें करना पड़ा। तब तिवारी जी कहते हैं उनसे, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तब नागर जी कहते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रहते हैं। मन प्राण से ही सजता है। तब तिवारी जी ने कहा, सूर में अपने मन को ही पकड़ा है। तब नागर जी कहते हैं, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी और एटीट्यूड बनाएंगे। तब तिवारी जी कहते हैं,
नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। उम्र से वे बहुत बड़े थे, अच्छे जाने माने लेखक थे। विश्वनाथ तिवारी जी भी हिंदी जाने माने लेखक कवि थे। उन्होंने उनके मशहूर प्रसिद्ध लेखक जिनकी मुलाकात यानी साक्षात्कार लिया, प्रश्न उत्तर के माध्यम से उन्होंने हमें यह पाठ बतलाया है। स्वास्थ्य ठीक रहा, नागर जी का स्वास्थ्य भी ठीक रहा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो वे अंत में उन्होंने बताया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लिखता रहूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कई उपन्यास, कई कहानियां, कई पत्रिकाओं पढ़ लिखकर लोगों तक उन्होंने हमें इस पाठ के रूप में बताया। तो इनकी कविता संग्रह, निबंध यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा और साक्षात्कार बहुत प्रसिद्ध है। ये साक्षात्कार साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जो अपने लेखक तिवारी जी ने दूसरे लेखक के साथ मुलाकात करते हुए हमें राजनीतिक, सामाजिक एवं परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न उन्होंने पूछे। उनके जवाब यानी हमारे लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें ही हमें मिल गई। किस तरह उनका प्रभाव पड़ा, इसे भी हमें साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास उन्होंने किया और हम समझ गए। तो लेखक ने उन्हें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से बता दिया कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूंगा, यही उन्होंने कहा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से मुलाकात के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से लेखक ने हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। समझ गए? आज ही इस पाठ का वाचन करो। पाठ वाचन करने के बाद नीचे शब्द संसार में जो शब्दार्थ दिए हैं उसे भी पढ़ो और लिखो वर्ग पाठ में। जैसे शब्द संसार में बहिष्कार करना, त्याग करना, निकाल देना, शैली, प्रणाली, रीति रिवाज, तरीका, भ्रमण, घूमना फिरना, संकलन, संग्रह। तो इस प्रकार यह पाठ हम समाप्त करते हैं। सभी पाठ को पढ़ो और ठीक से समझो। सवाल जवाब के अंतर से हमें राजनीतिक परिस्थितियों, लेखकों के बारे में जानकारी देने का प्रयास लेखक तिवारी जी ने यहाँ पर किया है। धन्यवाद।